नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और खुशहाल होंगे और मेरे वीडियो से आप एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज जो देखेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति जो चल रही थी हमारी, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों उसके पहले हम कुछ रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। दोस्तों रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है, रिमाइंड करना ज़रूरी होता है कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। फिर जब आगे का पढ़ते हैं तो हमको काफ़ी इंटरेस्ट आता है, समझ में आने लगता है, क्योंकि वो कहानी को जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम अगर नाटक सीरियल वगैरह भी अगर देखते हैं कुछ भी, तो उसमें जो चालू होती है उसके पहले 2 मिनट का रिकैप दिखाया जाता है। ठीक है, कि पिछले दिन हमने और पिछली बार क्या हुआ था, तो फिर उसके बाद में जब वो दिखा दिया जाता है तो आगे क्या होने वाला है ये हमको इंटरेस्ट वो लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए रिकैप करवाते हैं। ऐसा ही दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, रिकैप कर लेंगे। दोस्तों पार्ट 1 में 1857 की जो क्रांति थी उसमें पार्ट 1 में हमने ये देखा है कि हमने 5 टॉपिक पर बात की थी। ठीक है, सबसे पहले जो हमने देखा था वह देखा था कि क्रांति के समय क्या क्या स्थिति थी, मतलब प्रधानमंत्री कौन था भारत में, नवाब कौन था मुग़ल का। फिर उसके बाद में जो सेनापति को नियुक्त किया गया था, जो सेना का जो सोर्स था वो क्या था, मतलब कि क्या रोटी चौपाती ये जो थी ना प्रतीक जो कि क्रांति होगी, उस समय सेनापति नियुक्त किया गया और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। उस समय दोस्तों जो दूसरा पॉइंट हमने दिया लिखा था वो था कि 1857 क्रांति एक्चुअली में है क्या, क्वेश्चन मार्क है। फिर तीसरा इसके कारण देखे थे कि क्या क्या कारण थे जो क्रांति हुई, फिर वो देखा था कि इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और ये कहाँ तक विस्तारित हुई। अब उसके बाद में ये पॉइंट दोस्तों हमने देख लिए थे। अब उसके बाद में हम देखने वाले दोस्तों आज जो देखेंगे वह देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण रहे। सबसे पहले वो देखेंगे, असफलता के कारण देखेंगे कि असफल क्यों हुए। ठीक, असफलता के कारण, ठीक, असफलता के कारण। दूसरा हम देखेंगे कि क्या बदलाव हुए। ठीक है, बदलाव, क्योंकि ये जो क्रांति हुई उसके बाद में क्या बदलाव हुए भारत में और ब्रिटेन में। और फिर इसके बाद में एक्चुअली में इसको क्या कहा है, पश्चिमी इतिहासकार जो अधिकतर यूरोप के इतिहासकार उसने क्या कहा और भारतीय इतिहासकार ने किसने क्या कहा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इस क्रांति के बारे में बहुत कुछ ने, तो दोस्तों 3 पार्ट हम देखेंगे और उसके बाद में हमारा 1857 क्रांति शुरू हो जाए। तो दोस्तों यह पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा आपने तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 देखें और फिर उसको रिमाइंड करके इस पे आए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा आएगा, इतिहास को समझने में काफ़ी मज़ा आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाहर कौन सा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से नहीं जाएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं असफलता के कारण, तो सबसे पहले दोस्तों अगर कारण की बात की जाए तो सीमित क्षेत्र का होना। दोस्तों सिंपल सा कारण आ रहा है, सीमित क्षेत्र। क्या है दोस्तों, सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र से क्या मतलब है दोस्तों, सीमित क्षेत्र का दोस्तों देखिए, अगर पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो क्रांति थी बंगाल के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई और ये मध्य भारत तक गई और ये दिल्ली तक गई। अगर दोस्तों ये किसने कहाँ नेतृत्व किया था दोस्तों, यही मैंने उसी के गोले बनाए, है ना। तो अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने गोले किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था अपना और वहाँ किसने दमन किया, ये उसके बारे में। तो दोस्तों अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये क्रांति यहाँ से शुरू हुई और लगभग इतने क्षेत्र में ये क्रांति रही। न तो ये पश्चिम में आई और दक्षिण भारत तो इससे पूरा अछूता था, मतलब छूटा हुआ था। तो दोस्तों पूरे भारत में क्रांति नहीं फैली थी। अगर पूरे भारत में फैलती तो कुछ अलग ही इसका परिणाम हो सकता था, क्योंकि पूरे भारत की जनसंख्या कितनी थी और अंग्रेज़ तो बहुत ही कम मात्रा में थे। तो दोस्तों ये पूरे भारत में नहीं फैली और जहाँ जहाँ फैली वहाँ से अंग्रेज़ों ने इसको आसानी से दबा दिया। सीमित क्षेत्र, सीमित संसाधन। दोस्तों जो सीमित संसाधन थे, लोगों के पास संसाधन काफ़ी कम मात्रा में थे। जो क्रांतिकारी थे उनके पास इतने आधुनिक हथियार नहीं होते थे, तलवारें थी और कुछ हथियार होते होंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार, राइफल है, तोपें, है ना, बारूद होता था, गोला होता था जो फेंकते थे, उनके पास सारे हथियार थे और अंग्रेज़ों के पास कुछ नहीं थे।
तो इसके विरुद्ध अगर मान लो कोई आ रहा है व्यक्ति और वो गोला फेंकेंगे तो वो तो वहीं मर जाएंगे। तो ये काफ़ी एडवांटेज इनको मिला कि इनको अंग्रेज़ों को, तो इसलिए सीमित संसाधन थे। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव दोस्तों अगर देखें तो किसी ने एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया कि सबको एक रखे और जो वो निर्णय ले उसको सब फॉलो करे। ऐसा नहीं था दोस्तों, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। कोई क्रांति फरवरी में उठ रही है, कोई मार्च में उठ रही है, कोई जून में उठ रही है ना। ऐसे धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र से वो क्रांति उठ रही थी। तो सब अपने अपने, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक करके सबको दबा दिया। अगर एक ही समय एक जैसी ही क्रांति होती, सब जगह से उठती एक ही तारीख को, एक ही दिन, तो क्या होता, अंग्रेज रोक नहीं पाते, क्योंकि एक समय इतने सैनिक तो थे नहीं उनके पास कि सबको एक साथ रोक लेते। वो एक एक क्षेत्र से अलग अलग उठ रही थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में। तो वहाँ दबा लिया, फिर वहाँ उठी, वहाँ दबा लिया, ऐसे। तो ऐसा कहा जाता है कि 31 मई को घोषणा की गई थी, लेकिन मंगल पांडे ने जो किया था वो चरबी वाला कारतूस, उसके कारण 10 मई को ही क्रांति शुरू हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अंदर इंदी योजना बन गई कि 31 मई की, लेकिन ये बात इतनी दोस्तों स्पष्ट नहीं है। अब दोस्तों नेतृत्व का अभाव हुआ, हमने देखा। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे भारतीयों का सहयोग नहीं होना। भारतीयों का सहयोग न होना। दोस्तों जो भारतीय लोग थे, खासकर जो मजदूर वर्ग, वो इसमें जुड़े नहीं थे, और शिक्षक वर्ग तो बिल्कुल नहीं जुड़ा था। देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो राजा थे, जो पेशवा थे, ये क्या था, अंग्रेज़ों के साथ इनके संबंध अच्छे होते थे, क्योंकि ये सरकार थी इनकी और राजा महाराजाओं के साथ उठते बैठते थे। तो क्या हुआ कि इनसे जब युद्ध हुआ, लोगों में ये बात है कि भाई ये तो इनके साथ ही उठते बैठते हैं, ये तो कल, आज नहीं तो कल क्या होगा, फिर एक हो जाएंगे, और हम क्या है, हम इनके बीच लड़ेंगे तो हम तो बीच में ही रह जाएंगे। तो इनका सहयोग नहीं दिया था। दूसरा कि जो शिक्षक वर्ग था उसने तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया था, उल्टा उनकी आलोचना भी मर्जी पड़े तो कर देते थे। तो उसको पूरी तरह से भारतीय लोगों ने पूरा यहाँ पर सहयोग नहीं किया था। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो आधे लड़ रहे थे, जमींदार, जो पेशवाई राजा, वो, बाकी आम जनता इसमें भाग नहीं लिया था। इसके बाद में अगर देखें, एक पॉइंट जो बनता है दोस्तों, वह बनता है कि उद्देश्य का स्पष्ट न होना। उद्देश्य स्पष्ट नहीं। देखिए इसको देखते हैं, उद्देश्य स्पष्ट नहीं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर उद्देश्य स्पष्ट था नहीं कि ये क्या चाह रहे हैं, ये इनका मोटिव क्या, इनका एम क्या, युद्ध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा जैसे कि हम देखते हैं 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो ये तय हो जाता है कि भाई फिर आंदोलन होते हैं। जैसे कि मान लो 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 29 में, 30 में अगर सविनय आंदोलन, सॉरी दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तय होता है कि अब अंग्रेज़ों को हम क्या है, बाहर निकालना चाहते हैं, उनके जंजीरों से हम आज़ाद होना चाहते हैं, उनके गुलामी से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये तय था। तो अंग्रेज जानते थे कि आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उस समय दोस्तों ऐसा तय निश्चित नहीं मान सकते अपन, क्योंकि वो जो थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने निजी हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए अगर हम देखें तो लखनऊ के क्षेत्र में जो बेगम हजरत महल थी, उनका जो अवध क्षेत्र था वो छीन लिया गया था, इसलिए वो उस क्षेत्रों को वापस पाना चाहती थी। अगर देखें तो जो बाजी नाना साहब है, वो अपना पेशवा ही छीन ली गई थी उनसे, तो अपना पेशवा पद को वापस पाना चाहते थे। झांसी में अगर देखें तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, वो उनका दत्तक पुत्र था दामोदरा, उनका उत्तराधिकारी करने से वंचित कर दिया था, तो वो अपना दिलवाना चाहते थे अपने पुत्र को। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह अपना जमींदारी पद पाना चाहते थे। तो दोस्तों इनकी सभी की क्या थी, जो ज़रूरतें थी वो सब अलग अलग थी। इनका एक मोटिव नहीं था कि हमको स्वतंत्र ही करवाना है, हमको आज़ाद ही करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका एम अलग अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर शॉर्ट में देखें तो दोस्तों नाम से आप ये कहानी मतलब समझ सकते हैं। सीमित क्षेत्र का होना मतलब सीमित क्षेत्र था, पूरे भारत में नहीं फैली। उसके बाद सीमित संसाधन सीमित थे उनके पास। नेतृत्व का अभाव, किसी ने नेतृत्व नहीं किया। शुरू में बहादुर शाह जफर ने कुछ तरीके से किया था, उसके बाद नहीं। भारतीयों का सहयोग ना आना, पूरा भारतीयों ने साथ नहीं दिया। और उद्देश्य का स्पष्ट ना होना, कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, सब अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसके बाद में क्या क्या बदलाव होते हैं वह देखते हैं। तो 18 जुलाई अगस्त 1858 तक इस क्रांति को लगभग दबा दिया जाता है।
अब इसके बाद में दोस्तों देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1858 में इसके बाद में जुलाई अगस्त की इस क्रांति को दबा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अधिनियम आता है दोस्तों। अब एक्ट नहीं आते, अधिनियम आना शुरू होते हैं और हम अधिनियम को देखेंगे और इसमें काफ़ी बदलाव होता है और वो बदलाव 1947 तक चलता है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या बदलाव हुए वो बदलाव हम दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो बदलाव आता है कि जो डलहौजी ने क्या हड़प नीति जो शुरू की थी ना, कि जिसका कोई उत्तराधिकारी दत्ता पुत्र नहीं रहेगा उसको हम हड़प लेंगे, तो बहुत सारे को हड़प लिया था। तो वह जो ऐसा वाया कि वो देसी रियासत है, वह देसी रियासत पहले जैसी ही रहेगी, देसी रियासत पूर्वत रहेगी। दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं हम, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जैसे ही मैं बोलता हूँ आप वो शब्दों को सुने और जो कठिन लग रहा है उसको लिखें। ये तो दोस्तों समझाने के लिए, ठीक। ऐसा लिख दिया गया तो लिखना दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब देखिए दूसरा कि गवर्नर का पद दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो गवर्नर का पद है वो समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद आता है। जो गवर्नर था तो आखिरी गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद में उसके पहला वायसराय भी वही बनता है, उसका कार्यकाल 1862 तक रहता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ एक सचिव का पद बनाया गया, सेक्रेटरी, ठीक, सचिव रहेगा। वो कहाँ रहेगा, वो ब्रिटेन में रहेगा, क्योंकि इनसे सत्ता छीन ली गई थी कंपनी से। पहले कंपनी कुछ व्यक्ति थे, उनकी एक कंपनी बनी थी और वह भारत पर राज करते थे। लेकिन 1858 से यह सत्ता इनके हाथ से छीन ली जाती है और ब्रिटिश क्राउन राजा रानी के पास चली जाती है ना। उस समय जो विक्टोरिया हुआ करती थी महारानी, उनके पास चली जाती है। और अब वो तो राजा रानी है, वो क्या राज करेगी, तो फिर एक पद बनाया जाता है वायसराय का पद। दोस्तों यहाँ से याद रहे इनका शासन यहाँ से समाप्त हो जाता है। अंग्रेज रहते हैं लेकिन इनके हाथ में, कंपनी के हाथ में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके हाथ में शासन नहीं रहता है, अब सरकार के हाथ में चला जाता है, क्राउन के पास। और फिर एक सचिव का पद बनाया जाता है, वो ब्रिटेन में क्या करेगा, और उसके साथ 15 सदस्य और रहेंगे। तो 15 सदस्य मिलकर ब्रिटेन में वो योजना बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे भारत के लिए। फिर भारत में लागू करवाने की जिम्मेदारी वायसराय की रहेगी। मतलब वायसराय सिर्फ देख रेख करेगा पूरे भारत में सिर्फ। लेकिन दोस्तों ये अंदरूनी बात है, क्योंकि नाम मात्र का वायसराय नहीं हो सकता, सिर्फ नाम बदल दिया गया था, शक्ति इसके पास ही थी ऐसा माना जाता है। अब और जो वहाँ नियम कानून बनाएगा तो ऐसा कहा गया कि वो क्या करेगा, भारत के लिए कार्य कर रहा है, तो उसका जो सैलरी वैलरी खर्चा वर्चा रहेगा ब्रिटेन में और यहाँ से जाएगी, ठीक। और नाम दिया गया होम चार्जर्स। तो जो वायसराय का पद बना दोस्तों, जो सैनिक रेशो था वो 5:1 हुआ करता, मैंने बताया, तो 2:1 कर दिया। जब भारतीय सैनिक एक रहेगा, जब अंग्रेजों का एक रहेगा, वो भारतीय का, जब भारतीयों का 2 रहेगा, अंग्रेजों का 1 रहेगा, मतलब इतना कम कर दिया, ठीक है। इतनी सारी बातें दोस्तों, ये बहुत सारे बदलाव हुए। कंपनी का शासन समाप्त हो गया, वायसराय का पद हो गया, ऊपर सचिव का पद बना, देसी रियासत जो हड़प ली जाती तो उसको रोक दिया गया। यहाँ पर सैनिक अनुपात 5:1 था तो 2:1 कर दिया गया। दोस्तों ये हमने देखा। उसके बाद में हम देखेंगे कि किसने क्या कहा, एक्चुअली में इस क्रांति को क्या कहा जा सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर हम देखें तो धर्मांधता और ईसाइयों के बीच युद्ध, ठीक है दोस्तों। धर्मांध मतलब कि ऐसा कहना है, धर्मांधता और ईसाइयों के बीच युद्ध, ये किसने कहा, ये रेंज ने कहा है। मतलब ये धर्म में क्या है कि वो अंधे हो गए थे, तो उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ युद्ध कर दिया। इसने इतने धर्म में वो डूबे हुए थे कि उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ युद्ध कर दिया। किसने कहा है, रेंज ने कहा है, धर्मांधता और ईसाइयों के बीच युद्ध, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिखेंगे दोस्तों, इतना तो आएगा नहीं, धर्मांधता और ईसाइयों के बीच युद्ध, ये रेंज ने कहा है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ठीक है, ये होम्स ने कहा है। मतलब वो बर्बर हो गए थे, वो असभ्य थे, उनमें कुछ कह सकते हैं कि समझदारी नहीं थी, तो उनको समझदार बना रहे थे, तो उन्होंने हमारा विरोध कर दिया। ये किसने कहा, ये होम्स ने कहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखें तो जो यहाँ पर अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र दोस्तों ये बताया है, ये आउटरमैन और टेलर ने बताया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है। उसके बाद में सैनिक विद्रोह, तो 4 व्यक्ति ने सैनिक विद्रोह को बताया है, ये चौथा पॉइंट है। और चार कौन कौन से, अगर देखें
तो सिल है, लॉरेंस है और 2 भारतीय है, सर सैयद अहमद खां है और दुर्गादास है। पर न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न सैनिक विद्रोह है। ये किसने कहा है? ये मजूमदार ने कहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विधि सावरकर ने कहा है और राष्ट्र आंदोलन डिसरेली और अशोक मेहता ने कहा है। और एक पुस्तक है दोस्तों 1857 की, वो सेन ने लिखी है। दोस्तों मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटाते हैं। तो अगर देखें तो धर्मन्ता और ईसाइयों में युद्ध, ये किसने कहा है? ये रेंज ने कहा है। धर्मन्ता और ईसाइयों में युद्ध, रेंज ने कहा है। पर बर्बरता और सभ्यता में युद्ध, ठीक है, ये किसने कहा है? ये होम्स ने कहा है। ये दोस्तों लाइनें आती है एग्जाम में कि धर्मन्ता और ईसाइयों में युद्ध, ये किस इतिहासकार ने कहा गया 1857 क्रांति के बारे में? तो ये दोस्तों रेंज ने कहा है। बर्बरता और सभ्यता, ये लाइन का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया 1857 क्रांति के बारे में? तो ये होम्स ने किया है। फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा? ये किसने? आउडमैन और टेलर, आउडमैन है ना, और टेलर दोस्तों सिंपल लिख सकते हैं आप, टेलर, आउडमैन और टेलर। सैनिक विद्रोह किसने कहा है? तो सैनिक विद्रोह दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 व्यक्तियों ने कहा है। 2 तो अंग्रेज हैं, जैसे सिल हुए, लॉरेंस हुए, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, तो न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न सैनिक न राष्ट्र आंदोलन है, कुछ नहीं है, ये मजूमदार ने कहा है। ये दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, न राष्ट्र आंदोलन है। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा है? तो मजूमदार ने कहा है। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है और बताया है कि नहीं, ये हमारा यह विधि सावरकर है दोस्तों। सावरकर जी, आपको नाम याद होगा। उसके बाद में अगर देखें तो राष्ट्र आंदोलन किसने कहा है? तो यह एक अंग्रेज के ही इतिहासकार है जिसका नाम है डिसरेली और अशोक मेहता ने, ठीक है दोस्तों। और पुस्तक 1857 की किसने लिखी है? तो सेन ने लिखी है। तो दोस्तों हमने तीनों टॉपिक पर बात कर ली है। ये दोस्तों लाइन आपको याद होनी चाहिए कि किस विषय किसने किसके बारे में कहा है। दोस्तों आज हमने असफलता के कारण देखे और उसके बाद में क्या बदलाव हुए ब्रिटेन में, भारत में, और भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, उस ब्रिटिश इतिहासकार क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो पश्चिमी इतिहासकार है, जो यूरोप के इतिहासकार खासकर, वो इस क्रांति को इतनी महत्वपूर्ण क्रांति नहीं मानते, इतना राष्ट्र आंदोलन नहीं मानते। उनके विषय में ये क्रांति क्या है दोस्तों, उनके तरीके से हम उनको धर्म में अंधे हो गए थे, हम उनको अच्छा बनाना चाहते थे, सभ्य बनाना चाहते थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और हम यहाँ पर राष्ट्र आंदोलन की उपाधि इसको देते हैं 1857 की क्रांति को, लेकिन वो नहीं मानते। तो अपने अपने दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरीके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद में दोस्तों अगले वीडियो में हम देखें। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि आप पिछला वीडियो देखिए और फिर ये देखिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इससे बाहर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।